Hello everyone, I Dr. Vijay Srivastav welcome you on my YouTube channel MISCHEM 30 Exploring Mystery of Chemistry। क्लास 11 के स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर में आज हम आपको बता रहे हैं प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन यानी प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत और इसके द्वारा एक्सप्लेन किए जाने वाले दो इम्पॉर्टेंट फिनोमेना, पहला कृष्णिका विकिरण यानी ब्लैक बॉडी रेडिएशन और दूसरा प्रकाश वैद्युत प्रभाव यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो स्टार्ट करते हैं हम मैक्स प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत से। प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत। Planck's quantum theory of radiation। मैक्स प्लैंक सबसे पहले मैक्स प्लैंक ने बताया कि किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा या किसी भी वस्तु के द्वारा विकिरण ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन यानी एब्जॉर्प्शन या इमिशन कंटिन्यूअस न होकर के डिसकंटिन्यूअस होता है। इसके पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जो वेव थ्योरी रही उसमें उसके अनुसार ये जो लाइट रेडिएशन है इसका इमिशन या एब्जॉर्प्शन ये कंटिन्यूअस माना जाता रहा, लेकिन मैक्स प्लैंक ने ये बताया कि रेडिएशन का इमिशन या एब्जॉर्प्शन कंटिन्यूअस नहीं होता है बल्कि डिसकंटिन्यूअस होता है और यह इमिशन या एब्जॉर्प्शन एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में होता है और इन पैकेट्स को क्वांटा या फोटान कहते हैं। हर क्वांटा या फोटान की जो ऊर्जा होती है वो निश्चित होती है जिसे E=h से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब एक वस्तु के द्वारा जो रेडिएशन एब्जॉर्ब होगा वो या तो एक क्वांटम होगा या दो क्वांटम होगा या तीन क्वांटम होगा, यह फ्रैक्शन में नहीं होगा। ये मुख्य बातें रही मैक्स प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत की। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं मैक्स प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत। तो मैक्स प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार सबसे पहला पॉइंट, किसी वस्तु द्वारा विकिरण ऊर्जा का शोषण यानी एब्जॉर्प्शन या उत्सर्जन यानी इमिशन सतत यानी अंग्रेजी में इसको कहते हैं कंटिन्यूअस न होकर असतत यानी डिसकंटिन्यूअस होता है।
तो सबसे पहला पॉइंट हमने आपको बताया कि किसी भी ऑब्जेक्ट द्वारा रेडिएंट एनर्जी जो है एब्जॉर्ब होती है या इमिट होती है वो डिसकंटिन्यूअसली होती है। डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है, कंटिन्यूअस प्रोसेस नहीं है। दूसरी बात यानी दूसरा पॉइंट जो है, विकिरण ऊर्जा का शोषण या उत्सर्जन ऊर्जा के पैकेटों के रूप में होता है। यानी जो ऊर्जा अवशोषित होती है या उत्सर्जित होती है वो पैकेट के फॉर्म में होती है, 1 पैकेट 2 पैकेट ऐसे। तो ये हमने आपको बताया। फिर तीसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ऊर्जा के प्रत्येक पैकेट को क्वांटा या फोटान कहते हैं। तो ये एनर्जी के जो छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं उन पैकेट का नाम दिया गया क्वांटा या फोटान। क्वांटा ये प्लूरल है, इसका सिंगुलर होगा क्वांटम, यानी 1 क्वांटम 2 क्वांटम ऐसे एनर्जी का एब्जॉर्प्शन या इमिशन होता है। इन्हीं को हम फोटान भी कहते हैं। लेकिन फोटान जो टर्म यूज होता है वो विजिबल लाइट रेडिएशन के लिए होता है, और इन जनरल जो टर्म यूज करते हैं वो क्वांटा। तो अब आपको बताएं कि 1 क्वांटम की एनर्जी कितनी होती है। एक क्वांटम ऊर्जा निम्न सूत्र से प्रदर्शित की जाती है। E equals to h nu equals to h c upon lambda। ये एनर्जी है 1 क्वांटा या 1 क्वांटम। E इक्वल्स टू एच न्यू। एच जो था वो प्लैंक्स कांस्टेंट है, और न्यू जो होता है वो फ्रीक्वेंसी है इमिटेड या एब्जॉर्ब रेडिएशन की। C जो होता है वो वेलोसिटी है लाइट की, और लैम्डा जो होता है वो वेवलेंथ है रेडिएशन की। तो ये जो टर्म्स हैं वो कॉमन हैं, जो सिंबल्स हैं। अब ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण जो होगा, ये एक क्वांटा जो ऊर्जा होगी, एक क्वांटम जो ऊर्जा होगी उसके पूर्ण गुणक के रूप में होगा, यानी एच न्यू के बराबर या 2h न्यू या 3h न्यू, 1/4 1/2 3/4 ऐसे एच न्यू ऊर्जा एक क्वांटम की नहीं होगी। तो आपको बताएं जो 5th और लास्ट पॉइंट है, ऊर्जा का शोषण या उत्सर्जन
एक क्वांटम ऊर्जा की मात्रा का पूर्ण गुणक होता है। यानी ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण जो होगा वो एक क्वांटम जितनी ऊर्जा होगी उसी के पूर्ण गुणक के रूप में होगा। यानी हम कह सकते हैं E इक्वल्स टू एच न्यू या 2h न्यू या 3h न्यू एक्सेट्रा ऐसे। तो ये हमने आपको बताया ब्रीफ में मैक्स प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत। एक बार जल्दी से समराइज कर लेते हैं सिद्धांत को। सबसे पहले रेडिएशन का इमिशन या एब्जॉर्प्शन डिसकंटिन्यूअस और पैकेट्स के फॉर्म में, छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में, और ये पैकेट कहलाए क्वांटा या फोटान। और एक क्वांटा या एक क्वांटम एनर्जी E इक्वल्स टू एच न्यू के इक्वल या एच सी अपॉन लैम्डा के इक्वल। और जो इमिशन या एब्जॉर्प्शन किसी ऑब्जेक्ट द्वारा होगा वो टोटल अगर एनर्जी, टोटल रेडिएशन जो एब्जॉर्ब हुआ या इमिट हुआ, अगर उसको फाइंड आउट करें तो वो जो वैल्यू आएगी, जो क्वांटिटी आएगी एनर्जी की, वो एक क्वांटम की एनर्जी के इंटीग्रल मल्टीपल होगी। एच न्यू के इक्वल होगी, 2s न्यू के इक्वल होगी, 3s न्यू के इक्वल होगी, या कह सकते हैं हम डॉट डॉट करके NH न्यू, यानी n इक्वल्स टू हम कह सकते हैं इन जनरल क्या कह सकते हैं कि n इक्वल्स टू 1 2 3 एक्सेट्रा। तो इस तरह से ये आपको हमने बताया मैक्स प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत। अब इसके बाद हम बताएंगे इस क्वांटम सिद्धांत की सहायता से जो दो फिनोमेना एक्सप्लेन किए गए उनके बारे में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन या कृष्णिका विकिरण। कृष्णिका विकिरण ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो सबसे पहले हमको ये जानना होगा कि ये ब्लैक बॉडी होती क्या है। तो ऐसी आइडियल बॉडी जो रेडिएशन की सभी फ्रीक्वेंसीज को एब्जॉर्ब करती है या इमिट करती है, वो कहलाती है ब्लैक बॉडी। और इसके द्वारा इमिट किए गए रेडिएशन को हम कहते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन। यानी ऐसी कोई आइडियल बॉडी जो रेडिएशन या विकिरण की सभी आवृत्तियों को अवशोषित भी कर लेती है और उनको उत्सर्जित भी कर देती है। यानी जो भी रेडिएशन उसने एब्जॉर्ब किया वो सारा का सारा रेडिएशन इमिट कर दिया, तो ऐसी बॉडी जो होगी वो कहलाती है ब्लैक बॉडी। और इसके द्वारा जो रेडिएशन इमिट होगा वो कहलाएगा ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो पहले बताते हैं ब्लैक बॉडी है क्या।
वह आइडियल बॉडी जो विकिरण की सभी आवृत्तियों यानी फ्रीक्वेंसीज को अवशोषित तथा उत्सर्जित करती है। उत्सर्जित यानी इमिट करती है ब्लैक बॉडी कहलाती है। तथा इसके द्वारा उत्सर्जित विकिरण यानी रेडिएशन को कृष्णिका विकिरण यानी ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहते हैं। तो यानी हमने आपको ये बताया कि ऐसी कोई आइडियल बॉडी जो रेडिएशन की सभी फ्रीक्वेंसीज को एब्जॉर्ब कर ले और सभी फ्रीक्वेंसीज को इमिट कर दे, वो कहलाएगी ब्लैक बॉडी। और जो रेडिएशन वो इमिट करेगी वो कहलाएगा ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अब ये जो रेडिएशन इमिट हो रहा है इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वह ब्लैक बॉडी के केवल टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। यानी हम कह सकते हैं कि कृष्णिका द्वारा उत्सर्जित विकिरण की आवृत्तियों का डिस्ट्रीब्यूशन यानी वितरण कृष्णिका के ताप पर केवल निर्भर करता है। यहाँ थोड़ा सा जोड़ सकते हैं हम इसमें कि कृष्णिका द्वारा उत्सर्जित विकिरण की आवृत्तियों का वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूशन केवल कृष्णिका के ताप पर निर्भर करता है। यानी ये केवल टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। यानी अगर हम किसी ब्लैक बॉडी को हीट कर रहे हैं तो लो टेम्परेचर पर यानी कम ताप पर केवल कुछ ही फ्रीक्वेंसीज इमिट होती है। जैसे बहुत कम टेम्परेचर केवल रेड इमिट हुआ,
थोड़ा और टेम्परेचर बढ़ाया तो येलो इमिट हुआ, और ज़्यादा अगर बढ़ाते चले गए तो ब्लूइश। यानी जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता गया जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो हर तरह की इमिट होती चली गई। ये होता है इसमें। तो अगर हम ग्राफ प्लॉट करें इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ के बीच में, तो ग्राफ से हमको कुछ ऑब्जर्वेशंस मिलते हैं। यानी अगर हम ग्राफ प्लॉट करें यहाँ इंटेंसिटी और यहाँ लैम्डा यानी वेवलेंथ, इनके बीच में तो जो ग्राफ मिलता है वो इस तरह का मिलता है। ये मान लीजिए टेम्परेचर T1 पर ग्राफ है और ये टेम्परेचर T2 पर, यहाँ T2 ग्रेटर देन T1। तो हम ये देख रहे हैं कि जैसे जैसे ये वेवलेंथ जो होती है वो डिक्रीज होती है, वैसे वैसे इंटेंसिटी जो होती है वो बढ़ती है, और एक निश्चित वेवलेंथ पर इंटेंसिटी जो होती है वो मैक्सिमम हो जाती है और उसके बाद फिर से डिक्रीज करती है। तो हम कह सकते हैं कि विकिरण की तीव्रता यानी इंटेंसिटी रेडिएशन की, या कह सकते हैं विकिरण की तीव्रता तरंगदैर्ध्य यानी वेवलेंथ डिक्रीज होने पर पहले इंक्रीज करती है उसके पश्चात एक मैक्सिमम वैल्यू प्राप्त होती है, तथा पुनः डिक्रीज करती है। यानी ये ऑब्जर्वेशन बताया आपको कि जो इंटेंसिटी है वो वेवलेंथ के डिक्रीज करने पर पहले धीरे धीरे इंक्रीज करती है, फिर इंक्रीज होती जाती है, ऐसे इंक्रीज होकर के एक मैक्सिमम वैल्यू तक आती है और फिर उसको बाद से डिक्रीज करती है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात इसमें ये कि टेम्परेचर बढ़ाने पर, टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया हमने, पहले T1 टेम्परेचर पर लिया, ये T2 टेम्परेचर पर, T2 टेम्परेचर ये ज़्यादा है किससे, T1 से। तो हम देख रहे हैं जो पीक आ रहा है इसमें इंटेंसिटी का वो लेफ्ट हैंड साइड की ओर शिफ्ट होता जाता है। यानी जो मैक्सिमम इंटेंसिटी वाली जो पीक है वो ग्राफ में लेफ्ट हैंड साइड की ओर शिफ्ट होती है।
तो ये बताया हमने आपको कि कृष्णिका विकिरण या ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है। तो इसका एक्सप्लेनेशन भी मैक्स प्लांक ने दिया। मैक्स प्लांक का जो क्वांटम सिद्धांत रहा उसकी सहायता से कृष्णिका विकिरण या ब्लैक बॉडी रेडिएशन को सफलतापूर्वक एक्सप्लेन किया गया। अब हम आपको बताएंगे इसके बाद से जो दूसरी इंपॉर्टेंट फिनोमेना जो कि इसके द्वारा एक्सप्लेन हुई यानी मैक्स प्लांक की क्वांटम थ्योरी द्वारा, वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या प्रकाश वैद्युत प्रभाव। तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव आपको बताएं कि इस प्रभाव को सक्सेसफुली एक्सप्लेन किया सन 1905 में 1905 में अल्बर्ट आइंस्टीन ने, और इस एक्सप्लेनेशन के लिए तथा थियोरेटिकल फिजिक्स के लिए अल्बर्ट आइंस्टीन को बाद में नोबेल प्राइज़ दी गई। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कितना महत्वपूर्ण फिनोमेना है। हेनरिक हर्ट्ज के एक एक्सपेरिमेंट में ये फिनोमेना में ऑब्जर्व किया था और ये देखा कि जब फोटो सेंसिटिव मेटल सरफेस पर लाइट स्ट्राइक करती है तो सरफेस से इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं, और इसी फिनोमेना को कहा गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यानी प्रकाश वैद्युत प्रभाव हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। प्रकाश वैद्युत प्रभाव यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। हेनरिक हर्ट्ज 1887। तो आपको बताया कि इस फिनोमेनन को पहले ऑब्जर्व किया था हेनरिक हर्ट्ज ने। हम आपको उसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप दिखा रहे हैं कि एक्सपेरिमेंटल सेटअप इसमें कैसा था। ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप हम लोग बना रहे हैं। एक्सपेरिमेंटल सेटअप में आप देखिए ये एक वैक्यूम चैम्बर है और वैक्यूम चैम्बर के एक साइड में ये फोटो सेंसिटिव मेटल प्लेट लगी है और ये हम लोग बैटरी यहाँ लगा रहे हैं इसमें, और इसमें लगा हुआ है एक यहाँ
एमीटर, ये बैटरी हो गई, ये मेटल सरफेस है, और ये लाइट रेडिएशन दिखा रहे हैं इधर से। लाइट रेडिएशन यहाँ स्ट्राइक कर रही है। ये डिटेक्टर है, और ये दिखाए ये है फोटो इलेक्ट्रॉन, और ये जो है ये है वैक्यूम चैम्बर, तो ये आपको दिखाया कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के एक्सपेरिमेंट का ये जो सेटअप है, जिसमें ऑब्जर्व किया हेनरिक हर्ट्ज ने इस फेनोमेनन को। तो ये डिटेक्टर पॉजिटिव प्लेट की तरह से फंक्शन करता है, और ये मेटल सरफेस निगेटिव प्लेट की तरह से फंक्शन करता है। तो हेनरी हर्ट्ज ने ऑब्जर्व किया कि जब इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप में, जिसमें ये मेटल सरफेस है या मेटल की प्लेट है, इस पर लाइट रेडिएशन जब पड़ता है तो इसके सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते हैं, और इन इलेक्ट्रॉन्स को कहा गया फोटो इलेक्ट्रॉन। और ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से निकलते हैं तो ये डिटेक्टर तक पहुँचते हैं, और जिससे इसमें करंट जो होती है वो फ्लो करती है। तो ये फिनोमेना कहलाई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो इसको हम आप एक्सपेरिमेंटल सेटअप पहले देख लीजिए, फिर हम आपको बताएं इसमें कि क्या हुआ। ये जो मेटल सरफेस है वो फोटो सेंसिटिव मेटल्स का होगा, जैसे कि पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है। तो इसी तरह के फोटो सेंसिटिव मेटल्स जो होते हैं उनको यहाँ यूज़ किया जाता है। तो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताएं। कह सकते हैं कि जब किसी धातु की सतह पर प्रकाश पड़ने से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, तो यह घटना प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहलाती है। तथा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों को
प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहते हैं। प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो बिल्कुल सिंपल वे में हमने आपको बताया कि जब किसी धातु की सतह पर, ये ध्यान रखना है कि जो मेटल है वो फोटो सेंसिटिव होना चाहिए, उसकी सतह पर लाइट रेडिएशन स्ट्राइक करता है तो इसमें से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन इस डिटेक्टर द्वारा एब्जॉर्ब किए जाते हैं, जिससे सर्किट में करंट जो होती है वो फ्लो करती है। अब ये जो बताया कि मेटल सरफेस क्या होना चाहिए, फोटो सेंसिटिव होना चाहिए, और ये चैम्बर जो होना चाहिए वो वैक्यूम होना चाहिए। तो ये कंडीशंस रहे इसमें। अब आपको बताया कि जो मेटल्स इसके लिए सुटेबल होते हैं उसमें पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इसी तरह के मेटल्स यूज़ किए जाते हैं। अब इस एक्सपेरिमेंट में जो भी ऑब्जर्वेशन मिले उसके रिजल्ट को या ऑब्जर्वेशंस को कुछ पॉइंट्स में एक्सप्लेन किया गया, और जो एक्सप्लेनेशन है वो हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहली बात कि जब किसी फोटो सेंसिटिव मेटल पर लाइट रेडिएशन स्ट्राइक करता है तो उसके स्ट्राइक करने और इलेक्ट्रॉन के इमिट होने में कोई टाइम लैग नहीं होता है, यानी कोई समयांतराल नहीं होता है, कोई समय नहीं लगता है। जो ही लाइट रेडिएशन स्ट्राइक करता है इलेक्ट्रॉन तुरंत इमिट होते हैं, यानी जैसे जो ही ये रेडिएशन यहाँ स्ट्राइक किया इलेक्ट्रॉन जो होगा यहाँ से इमिट हो जाएगा, तो टाइम लैग नहीं होगा। अब जो इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते हैं उनकी जो संख्या होती है, यानी उनकी जो नंबर होती है, वो लाइट रेडिएशन की इंटेंसिटी या तीव्रता पर निर्भर करती है। यानी कह सकते हैं कि रेट ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट के। तीसरी बात कि हर मेटल के लिए एक कैरेक्टरिस्टिक फ्रीक्वेंसी, अभिलाक्षणिक आवृत्ति होती है, जिसे हम कहते हैं देहली आवृत्ति, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। उससे कम फ्रीक्वेंसी का अगर लाइट रेडिएशन इस पर हम डालें तो फोटो इलेक्ट्रॉन का इमिशन नहीं होगा, और उससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन डालें तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते। जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी हम बढ़ाएंगे निकलने वाले फोटो इलेक्ट्रॉन्स में उतनी ही ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है। तो इस फिनोमेनन को एक्सप्लेन किया 1905 में अल्बर्ट आइंस्टीन ने। तो जो रिजल्ट्स है, जो ऑब्जर्वेशंस रहे, वो हम आपको एक बार लिख के बता देते हैं कि क्या क्या ऑब्जर्वेशंस रहे। आप एक्सपेरिमेंटल सेटअप चाहे तो जल्दी से बना सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मेन पॉइंट्स हम आपको बता रहे हैं इसके, और इन्हीं पॉइंट्स को आप प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम भी कहते हैं। तो एक्सपेरिमेंट के जो रिजल्ट्स रहे उन रिजल्ट्स को हम मेंशन कर रहे हैं, रिजल्ट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट। यानी जो ऑब्जर्वेशंस रहे वही ऑब्जर्वेशंस जो भी ऑब्जर्व किया गया उसके बारे में बता रहे हैं। तो सबसे पहली बात
कि जब किसी धातु की सतह पर प्रकाश पड़ता है तो उससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। प्रकाश के सतह पर टकराने तथा इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन में कोई टाइम लैग यानी कह सकते हैं समयांतराल नहीं होता। यानी जो ही लाइट रेडिएशन टकराता है सरफेस से, इलेक्ट्रॉन तुरंत उत्सर्जित होते हैं। दूसरी बात तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि टाइम लैग नहीं होता है इसमें। दूसरी बात, उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपतित प्रकाश की तीव्रता यानी इंटेंसिटी पर निर्भर करती है। यानी कह सकते हैं कि रेट ऑफ इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स is directly proportional to intensity of incident radiation। और तीसरी महत्वपूर्ण बात कि प्रत्येक धातु के लिए एक अभिलाक्षणिक यानी कैरेक्टरिस्टिक आवृत्ति होती है। आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी होती है जिसे देहली आवृत्ति यानी थ्रीशोल्ड फ्रीक्वेंसी
थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू जीरो कहते हैं। इससे कम आवृत्ति का प्रकाश डालने पर प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होते। इन इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा प्रकाश की आवृत्ति बढ़ने पर बढ़ती है। तो इसमें एक रिलेशन हम दिखा सकते हैं। इस रिलेशन को हम आपको अभी रिप्रेजेंट करके बताते हैं कि क्या रिलेशन है। एक बार पहले जो रिजल्ट्स या ऑब्जर्वेशंस या जो रूल्स रहे उनको जान लें फिर से। ये बताया कि जो ही कोई लाइट रेडिएशन स्ट्राइक करता है मेटल सरफेस पर तो तुरंत उससे इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं जिन्हें हम फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। और हम ये कह सकते हैं कि लाइट के स्ट्राइक करने और इलेक्ट्रॉन के इमिशन में कोई टाइम लैग नहीं होता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात इसमें ये कि जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते हैं उनकी जो नंबर होती है या कह सकते हैं रेट ऑफ इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, यानी कि आपतित प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होता है। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस किसी भी धातु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक फ्रीक्वेंसी होती है जिसे हम कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये अभिलाक्षणिक फ्रीक्वेंसी जो बता रहे हैं यहाँ कह सकते हैं कि थोड़ा सा और स्पष्ट कर दें तो कह सकते हैं कि प्रत्येक धातु के लिए एक न्यूनतम एक मिनिमम अभिलाक्षणिक या कैरेक्टरिस्टिक फ्रीक्वेंसी होती है जिसे दहली आवृत्ति या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इसे न्यू जीरो से रिप्रेजेंट करते हैं। इससे कम आवृत्ति का अगर प्रकाश डालें तो फोटो इलेक्ट्रॉन का इमिशन या उत्सर्जन नहीं होता है। तो ये महत्वपूर्ण बात रही। दूसरी बात ये कि जैसे जैसे लाइट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी हम बढ़ाते जाएंगे निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो बढ़ती जाती है। यानी कह सकते हैं कि इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है काइनेटिक एनर्जी फोटो इलेक्ट्रॉन्स की। तो एक इक्वेशन से रिप्रेजेंट करते हैं इन चीज़ों को हम कि जो रेडिएशन डाल रहे हैं उनमें और जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी में जो रिलेशन है वो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ हम इक्वेशन दिखा रहे हैं आपको कि क्या इक्वेशन आता है। इक्वेशन आप देख सकते हैं कि एच न्यू, ये अगर इंसिडेंट लाइट रेडिएशन की एनर्जी है तो ये इक्वल हो जाएगी एच न्यू जीरो प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ एम वी स्क्वायर मैंने काइनेटिक एनर्जी, और ये जो एच न्यू जीरो है
इसमें जो रिप्रेजेंट किया जा रहा है एच न्यू जीरो को हम कहते हैं, यहाँ बता सकते हैं कि वेयर एच न्यू जीरो इक्वल्स टू वर्क फंक्शन ऑफ मेटल, धातु का कार्यफलन। तो वर्क फंक्शन ऑफ मेटल है और ये हाफ एम बी स्क्वायर जो थी वो काइनेटिक एनर्जी है। इस इक्वेशन को हम ऐसे भी मेंशन कर सकते हैं, अगर काइनेटिक एनर्जी को दिखाएं तो यहाँ दिखला सकते हैं हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल्स टू एच न्यू माइनस एच न्यू जीरो, ये इक्वल्स हो जाएगा एच न्यू माइनस न्यू जीरो के। तो ये बताया कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो इन दोनों फ्रीक्वेंसीज के डिफरेंस पर डिपेंड करती है। जितनी ज़्यादा इंसिडेंट रेडिएशन फ्रीक्वेंसी होगी, जो फोटो इलेक्ट्रॉन इमिट होगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी। अब यहाँ एक फंडामेंटल और भी मेंशन करना चाहेंगे, जिसे कहते हैं हम स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल थोड़ा सा आपको बता दें यहाँ पर। संस्तब्ध विभव जिसे कहते हैं, इसे V0 से रिप्रेजेंट करते हैं और ये हो जाता है जो इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो दिखला रहे हैं EV0 इक्वल्स टू एच न्यू माइनस न्यू जीरो। तो इसमें यह है कि वह पोटेंशियल जिसको अप्लाई कर दिया जाए ये मेटल और डिटेक्टर के बीच में, तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिट नहीं होते। फोटो इलेक्ट्रॉन का इमिशन जिससे रुक जाता है वह पोटेंशियल कहलाता है स्टॉपिंग पोटेंशियल या संस्तब्ध विभव। यानी इतनी एनर्जी हम दे रहे हैं सरफेस को, उस स्ट्राइकिंग इलेक्ट्रॉन को कह सकते हैं कि केवल इलेक्ट्रॉन इमिट होने की स्टेज में होगा, लेकिन उसके पास काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो जीरो हो जाती है। यानी इलेक्ट्रॉन उस डिटेक्टर तक पहुंच नहीं पाता है, तो करंट जो होती है फ्लो नहीं करती है। यानी कह सकते हैं कि एक्सपेरिमेंटल जो सेटअप है उसमें डिटेक्टर से होकर के करंट का फ्लो करना जो हो रहा था इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में वो बंद हो जाए, तो वह जो पोटेंशियल जिसके लगाने पर ऐसा हुआ वो कहलाएगा स्टॉपिंग पोटेंशियल या संस्तब्ध विभव। तो ये हमने बताया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। और आपको बता दें कि इस फिनोमेना को 1905 में मैंने यहाँ बता रहे हैं कि 1905 आइंस्टीन ने एक्सप्लेन किया प्लैंक्स थियरी की सहायता से। तो और इस फिनोमेना को एक्सप्लेन करने के लिए उनको नोबेल प्राइज़ दी गई। तो हमने आपको इससे बताया दो इम्पॉर्टेंट फिनोमेना के बारे में। पहली फिनोमेना हमने आपको बताई, इसमें ब्लैक बॉडी रेडिएशन या कृष्णिका विकिरण, जो कि प्लैंक्स थ्योरी ऑफ क्वांटम ऑफ रेडिएशन, या कह सकते हैं कि प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन से एक्सप्लेन होता है। और दूसरा फिनोमेना जो उससे एक्सप्लेन होता है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यानी प्रकाश वैद्युत प्रभाव। अब यहाँ इन दो फिनोमेना के बाद से थोड़ी सी बात हम आपसे और करना चाहेंगे कि अभी तक हमने ये देखा है
कि जो लाइट है उसके बारे में अब पहले बताया गया कि लाइट जो होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जिसकी सहायता से इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन, ये दोनों महत्वपूर्ण फिनोमेना या जो लाइट की कैरेक्टरिस्टिक्स है उनको सक्सेसफुली एक्सप्लेन किया गया। लेकिन बाद में जब प्लैंक्स थ्योरी आई, जिसमें माना गया कि जो रेडिएशन इमिट होता है वह रेडिएशन जो होता है वो डिसकंटिन्यूअसली इमिट होता है, असतत उत्सर्जन इसका होता है, और वो छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट्स के रूप में चलता है, जिसे हम क्वांटा या फोटॉन कहते हैं। तो यहाँ से पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट की बात आई और उसने पार्टिकल नेचर से रिलेटेड दो इम्पॉर्टेंट फिनोमेना को एक्सप्लेन किया, एक ब्लैक बॉडी रेडिएशन और एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो दोनों चीज़ों का ऑब्जर्वेशन हुआ। अब यहाँ पर ये प्रॉब्लम आ गई कि हम लाइट को किस हिसाब से कंसीडर करें या क्या माने उसको। तो यहाँ से कंसेप्ट शुरू हुआ डुअल नेचर ऑफ लाइट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो हम आपको बताने जा रहे हैं थोड़ा सा एलिमेंट्री आइडिया डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो हम यहाँ मेंशन कर रहे हैं डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। यानी कह सकते हैं विद्युत चुंबकीय विकिरण की द्वैती प्रकृति। डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो वेव नेचर की बात करें यानी तरंग प्रकृति, तो इससे रिलेटेड दो फिनोमेना, एक इंटरफियरेंस और दूसरा डिफ्रैक्शन। इंटरफेरेंस यानी हम कहते हैं व्यतिकरण, और दूसरे फिनोमेना जो होता है विवर्तन। तो ये दो फिनोमेना जो रहे, जो लाइट के कैरेक्टरिस्टिक के जो ऑब्जर्व किए गए, इनको एक्सप्लेन किया गया वेव नेचर के आधार पर। दूसरा है पार्टिकल नेचर, कण प्रकृति, तो इससे रिलेटेड जो फिनोमेना रहा जो एक्सप्लेन हुआ वो रहा ब्लैक बॉडी रेडिएशन, कृष्णिका विकिरण,
दूसरी फिनोमेना जो रही वो रही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यानी प्रकाश वैद्युत प्रभाव। तो अब प्रॉब्लम ये आई जो साइंटिस्ट है उनके सामने कि अगर हम वेव नेचर मानते हैं लाइट का तो उससे केवल ये दो फिनोमेना एक्सप्लेन होते हैं, ये दो बाकी फिनोमेना एक्सप्लेन नहीं होते। लेकिन अगर हम पार्टिकल नेचर कंसीडर करते हैं इसका, तो इससे दो फिनोमेना जो एक्सप्लेन होते हैं वो ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो एक डायलेमा यहाँ जो होती है, ये असमंजस की स्थिति यहाँ पैदा हुई। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सजेस्ट किया गया कि लाइट में ये दोनों नेचर पाए जाते हैं, वेव नेचर भी और पार्टिकल नेचर भी। इसी को कहा गया डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो अब यहाँ ये प्रॉब्लम थोड़ी सी है कि किन कंडीशंस में ये पार्टिकल नेचर होगा और किस कंडीशन में जो होता है ये वेव नेचर होगा लाइट में। तो यहाँ क्लियर करें कि जब लाइट रेडिएशन किसी मैटर से स्ट्राइक करता है तो उस समय ये पार्टिकल नेचर शो करता है। ध्यान दीजिएगा कि ये बताया कि जब लाइट मैटर से इंटरेक्ट करता है तो पार्टिकल नेचर, और जब ये प्रोपगेट करता है यानी ये गति करता है तो ये वेव नेचर। तो प्रोपगेशन जो होता है वो इंडिकेट करता है वेव नेचर को, और इंटरेक्शन विद मैटर इंडिकेट करता है पार्टिकल नेचर को। तो ये हमने आपको बताया कि जो डुअल नेचर है लाइट का वो क्या होता है और कैसा होता है। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। अगले वीडियो लेक्चर में हम आपसे बात करेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में। देखेंगे कि जो हाइड्रोजन का जो इमिशन स्पेक्ट्रम है उसमें डिफरेंट सीरीज़ मिलती हैं, लाइंस की कई श्रेणियां मिलती हैं, जैसे कि लाइमन, बामर, एक्सेट्रा मैंने कह सकते हैं, इत्यादि श्रेणियां जो होती मिलती हैं। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। आप हमारे वीडियोस देखते रहें, उन पर अपने कमेंट्स मेंशन करते रहें, और जो इनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो उनको आप पूछते रहें कमेंट के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद।